नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां आरोप ये लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां ये सब मिलजुल कर हम लोगों की पार्टियों को तोड़ रही है। इनके कारण टूट रही है हमारी पार्टी, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि ये जो पार्टियां टूट रही है इसमें लीडरशिप के फेल्यूर का परिणाम है। ये जो पार्टियां टूट रही है उसमें आला कमान, एक परिवार की पार्टी जिसको अपने आप को आला कमान कहते हैं, उसके तक पहुंचने के लिए विधायकों, सांसदों को जो मशक्कत करनी पड़ती है उसके कारण टूट रही है। अपनी पार्टी की गतिविधियों के कारण टूट रही है और यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी भी उसी वजह से टूटी, क्योंकि ममता बनर्जी से बार बार यह कहा जा रहा था, चुनाव परिणाम सामने आ गया है। विधायक बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब तो कम से कम हार को एक्सेप्ट करें और हार की जिम्मेदारी जिसके ऊपर देनी है उसको भी दे, क्योंकि जीत रही थी इतने सालों तक, तो जीत के शेरा जो बांध रहे थे अभिषेक बनर्जी पर, जो उन्हें बता रहे थे हीरो बन गए हैं, ये जीत के नायक वही हैं, तो हार के लिए जिम्मेदारी भी तो देनी पड़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी मानी नहीं और इसी ईगो के कारण पार्टी के विधायक भी गए, सांसद भी गए, पार्षद भी गए। अब घूम घूम कर इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही कह रही हैं कि नहीं नहीं, ये हमारी पार्टी थी। जैसे इन्होंने कोई घर खरीदा था और इनकी अथॉरिटी थी, तो इसके कारण वो घर पर हमेशा इन्हीं का अधिकार रहेगा। पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पार्टी वर्किंग कमेटी की होती है, उनके नेताओं की होती है, उसका संविधान होता है और उसके अनुसार आपके पास बहुमत नहीं रहेगा तो पार्टी आपकी नहीं हो सकती। ममता बनर्जी की पार्टी इसी कारण से टूटी। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी इसी वजह से टूटी, क्योंकि दूसरी बार टूटी। पहली बार टूटने के बाद भी उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं पाए मातोश्री से बाहर भी दुनिया है। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, विधायकों सांसदों को साथ रहने के लिए ये मातोश्री से बाहर निकलना पड़ेगा और वहां पर जाकर देखना पड़ेगा कि जनता का मूड क्या है। नहीं देखा, इनकी पार्टी दोबारा टूट गई। 6 के 6 सांसद गायब हो गए और बचे हुए भी अब इनके साथ रहने वाली स्थिति में नहीं है। ये सब गलती इनकी थी, इनके पार्टी के नेताओं की थी और वही गलती एक और स्टेट में हो रहा है, दोहराया गया। और इसलिए लग रहा है कि वहां भी विपक्ष में बैठी हुई एक बड़ी पार्टी खत्म होने वाली है। वहां भी मर्जर का प्लान चल रहा है। 40 विधायक, 40 से ज्यादा विधायकों की संख्या है और 5 सांसद जो अभी उनके बचे हुए हैं राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में तो 0 है। ये सब मर्जर करने वाले हैं। इसकी स्थिति पहले से ही बदल चुकी थी और अब एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिसके बाद ये शायद इस पार्टी में न रह सकें। बात उड़ीसा की हो रही है। बंगाल में तो पूरा खेला हो गया। उड़ीसा में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी और वहां धीरे धीरे बीजू जनता दल खिसकती जा रही थी। यानी राज्यसभा के सांसद उनके जो थे 8, उसमें से 3 पहले ही इस्तीफा दे दिए। तीनों ने एक एक कर इस्तीफा दिया और उसके बाद उपचुनाव में जीतकर आए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब उनके राज्यसभा में जो 8 सांसद थे, घटते घटते 5 हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में उसे भी संभालना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि उसमें से जो इनके सबसे बड़े लीडर राज्यसभा में, सस्मित पात्रा, पिछले दिनों ही जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड के ऊपर वोटिंग की बात आई या महिला रिजर्वेशन बिल पर वोटिंग की बात आई, इन दोनों समय में राज्यसभा के अंदर इन लोगों ने साथ नहीं दिया नवीन पटनायक का। सस्मित पात्रा ने तो लीडर के पद से भी इस्तीफा दे दिया था वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर और उस समय व्हिप जारी किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, व्हिप वापस कर लिया गया। अब एक एक करके उससे बाहर हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजू जनता दल में फिर से एक बड़ा विद्रोह चल रहा है। विद्रोह इस आधार पर कि जिसने पार्टी को हराया, जिसके मोह में आप अंधे हो गए, जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी में तोड़फोड़ करवाई, उसी व्यक्ति को फिर से पार्टी में शामिल कर रहे हो और कह क्या रहे हो, नहीं 2029 के चुनाव में तो हम ही लीड करेंगे। यानी नवीन पटनायक बोल तो रहे हैं कि वो 2029 के चुनाव में लीड करेंगे, लेकिन क्या यह संभव है? क्या नवीन पटनायक
अब एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लायक हैं? क्या वो उत्तराधिकारी नहीं चुन रहे? और यही उत्तराधिकारी की बात तो चली थी वीके पांडियन को लेकर। आईएएस अधिकारी, प्राइवेट सेक्रेटरी इनके कार्यकाल में लगातार रहे और उनके जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने, बीजेडी पर कब्जा करने की बात आई, तभी पार्टी के अंदर हंगामा चला था। विधानसभा चुनाव से पहले भी हंगामा ऐसा चला कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता जो तैयार हो रहा था वो स्मूथली तैयार हो गया। बीजेडी आपस की गुटबाजियों में ही चुनाव हार गई। 51 विधायक जीतकर आए थे, फिर भी 147 सदस्यीय विधानसभा में 51 विधायक बीजेडी का था, 14 कांग्रेस के भी। लेकिन इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। राज्यसभा में इनको लगने लगा कि अब राज्यसभा का कोई चुनाव अगर एक एक करके होगा तो बीजेडी हमें जिता नहीं सकती, इसलिए एक एक करके राज्यसभा सांसद छोड़कर जाने लगे। लेकिन इस बीच नवीन पटनायक को लगने लगा कि नहीं, अब एक व्यक्ति जो चाहिए, एक तो चाहिए ही जिसे हम उत्तराधिकारी बना सकें, और उत्तराधिकारी अपने परिवार में से किसी को नहीं बना रहे, बल्कि वही जिनके साथ इनका गहरा संबंध, वीके पांडियन, उनकी वाइफ बीजेडी ज्वाइन करती है, सुजीता राउत कार्तिकेयन। और सुजाता राउत कार्तिकेयन के ज्वाइन करने के साथ ही बीजेडी के अंदर हंगामा शुरू हो गया। सुजाता राउत कार्तिकेयन भी आईएएस अधिकारी, 20 साल से उड़ीसा में काम कर रही हैं। उनके हस्बैंड वीके पांडियन, वो भी आईएएस प्राइवेट सेक्रेटरी रहा करते थे। यही जब बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 15-15 साल का कार्यकाल छोटी मोटी बात नहीं है। ये लंबे समय तक दोनों साथ रहे और इनको लगने लगा संबंध ऐसे कि नहीं, अब वीके पांडियन को ही पार्टी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन चुनाव से पहले वो एजेंडा फेल हो गया, तो उसके बाद पार्टी के अंदर जो पांडियन को लेकर विरोध चल रहा था उसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि नहीं, पांडियन नहीं आएगा बल्कि उसकी पत्नी आएगी। वो भी सामान्य वर्कर की तरह काम कर रही है इतने सालों से, वो भी वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले चुकी है, तो अब तो पार्टी में काम कर ही सकती है। तो सुजाता को पार्टी में शामिल किया गया। इसके लिए 2 दिन से चल रहा था मंथन, और ये नवीन पटनायक को लग नहीं रहा था कि उन्हें कौन सा पद दिया जाए, क्योंकि पार्टी के अंदर घमासान चल रहा था इस बात को लेकर कि सुजाता राउत को लाने का मतलब है कि अब पार्टी की कमान उन्हीं को संभालने के लिए दिया जाएगा। नवीन पटनायक कोई फैसला लेने के लायक नहीं है। ये पिछले दिनों जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेडी के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन उस क्रॉस वोटिंग के बाद जब बीजेडी के उन विधायकों को पार्टी से बाहर करने के लिए, यानी कि उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से अपील की गई, स्पीकर ने मना कर दिया कि नहीं, ये क्रॉस वोटिंग ऐसा मुद्दा नहीं, और इसमें आप साबित नहीं कर सकते कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, किस आधार पर की है, किस कैंडिडेट के खिलाफ की है, इसलिए आपके पार्टी के खिलाफ गतिविधि है। ये व्हिप जारी होगा सदन के अंदर किसी ऐसे वोटिंग में, तभी स्पीकर की भूमिका होगी, तभी हम इसे बाहर कर सकते हैं। लेकिन इस मसले में ये फंसे हुए थे कि अब एक और फैसला ले लिया। सुजाता को पार्टी में लाने के पहले ही जो पहले 11 विधायकों का गुट था जिसने क्रॉस वोटिंग की थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 40 हो गया है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि किसके हाथों में पार्टी की कमान, ये क्या सुजाता राउत के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। नवीन पटनायक बोल तो रहे हैं कि नहीं, अभी लीडर तो हम ही हैं, 2029 में भी पार्टी को लीड हम ही करेंगे, लेकिन क्या यह संभव है? अभी कहीं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो वो कहीं घूमने जाते हैं, न पार्टी के गतिविधियों में भाग लेते हैं, न कभी मीटिंग होती है, और न वो एक्टिव पॉलिटिक्स करने की स्थिति में हैं। तो ऐसे स्थिति में व्हील चेयर पर बैठकर आप पार्टी को नहीं देख सकते, इसलिए इनको जरूरत पड़ गई है कि 2029 के चुनाव से पहले कम से कम ये निर्धारित हो कि सर्वे सर्वा पार्टी का सुजाता राउत को बना दे, और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी के ऊपर उनका होल्ड हो और फिर रिटायरमेंट की स्थिति में आ जाए नवीन पटनायक। लेकिन पार्टी के नेताओं को भी इसके बारे में जानकारी है, इसलिए जो बचे हुए 5 राज्यसभा सांसद हैं उसमें से 4 सांसदों ने बगावत कर दी है और 51 में से 40 विधायकों ने बगावत कर दी है। ये लोग अब मर्जर प्लान तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे कि मर्जर प्लान टीएमसी के सांसदों ने किया, और उसी तरीके से जैसे टीएमसी के विधायकों ने
उस पार्टी के ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाया। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने पलटी मारी, वो मर्जर कर गए किसमें? शिंदे की शिवसेना में। लेकिन यहां पर किसी और पार्टी में मर्जर की बात नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी में ही है। ये लोग कांग्रेस में नहीं जाने वाले। कांग्रेस के 14 विधायक हैं, पार्टी के अपने विधायक भी नाराज हैं, क्योंकि उड़ीसा में पिछले बार जो विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस में भी क्रॉस वोटिंग हुए थे। 6 विधायक कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति तो ऐसे ही डमाडोल है। ऐसे में इन लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर कर लो, क्योंकि वहां पर और दूसरी रीजनल पार्टियों की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है बीजू जनता दल टीएमसी की तरह बदनाम पार्टी नहीं है, क्योंकि टीएमसी की स्थिति ऐसी थी जिसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के काले कारनामों के कारण बंगाल की जनता इतनी त्रस्त थी कि उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर शामिल करना बड़ा खतरनाक प्लान हो सकता था। इससे भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलीकरण हो जाता और वहां पर लोगों की नाराजगी बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी होती। इसलिए उन लोगों को कहा गया नो एंट्री। आप अपना ब्लॉक बनाइए सदन के अंदर, संसद के अंदर, आप अपनी किसी पार्टी में मर्जर कीजिए, हमें सहयोग कीजिए, हम पार्टनर पार्टी रह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में मर्जर नहीं होगा। वो स्थिति बीजू जनता दल की नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जब विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी जाते थे तो नवीन पटनायक के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते थे कि वो करप्ट सरकार है, जंगल राज है। वो कहते थे कि नवीन पटनायक अब लीड करने की स्थिति में नहीं है, वो थक चुके हैं और उनकी पार्टी पर दूसरे लोगों का कब्जा हो चुका है। इसलिए उड़ीसा में परिवर्तन की जरूरत है। वो उनके ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगाते थे, क्योंकि बीजू जनता दल ने सदन के अंदर मुद्दा आधारित समर्थन दिया। वो इंडी अलायंस का पार्टनर बनकर नहीं रही, बल्कि वो स्वतंत्र तौर पर न्यूट्रल पार्टी बनी रही। इसीलिए उस पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है। 3 राज्यसभा सांसद पहले से चले गए और अब बचे हुए 5 में से 4 जाने वाले हैं। विधायक पहले ही 11 से 14 तक नाराज जो क्रॉस वोट कर चुके थे, उसकी संख्या 40 हो गई है, क्योंकि सुजाता राउत की एंट्री से इन लोगों को लगने लगा हमें भी अब पाला बदलना चाहिए, इस पार्टी में कुछ रखा हुआ नहीं है। इसलिए एक और पार्टी का मर्जर हो रहा है और विपक्ष में बैठे नेता और फिर ये राहुल एंड कंपनी फिर से हल्ला करेंगे। संजय राउत की तरह चीख चीख कर कहेंगे, देखो ये राम मंदिर की दान पेटी इसलिए खोली गई थी कि सांसदों को खरीदना था। ये सांसदों को खरीदने के लिए, शिंदे की पार्टी में भेजने के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, संजय राउत जिम्मेदार हैं या मोदी और शाह जिम्मेदार हैं। उसी तरीके से जैसे ममता बनर्जी जिम्मेदार है और अभी नवीन पटनायक जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट की पार्टी को एक ब्यूरोक्रेट जिसके साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं उसके हाथों में दे रहे हैं। तो ऐसे पार्टी के वो नेता जो 20-20 साल से 25-25 साल से काम कर रहे हैं, वो कैसे कोई नए एंट्री के साथ, नए लोगों के साथ जुड़कर उन्हें पूरा अधिकार सौंप सकते हैं। इसलिए विद्रोह नवीन पटनायक के कारण हो रहा है और पहले भी विद्रोह नवीन पटनायक के कारण ही हुआ। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया वो भी नवीन पटनायक के कारण ही दिया। इसलिए अब एक और राज्य, एक और पार्टी, बंगाल के बाद उड़ीसा, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ 40 विधायक और 4 सांसदों का मर्जर होने वाला है, जिससे कि फिर से एक हंगामा क्रिएट होगा मॉनसून सत्र से पहले। लगता है कुछ और पार्टियों का नंबर आने वाला है और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में इसी तरीके से बवाल चल रहे हैं कि ये आदमी विपक्ष को नेतृत्व करने के लिए सोचता है, विपक्ष का लीडर बनने के लिए सोचता है और उन पार्टियों के साथ ऐसे संबंध तक नहीं रहते जिसके साथ बैठकर काम करके उन्हें बचाने की कोशिश में उनके साथ दे। इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी ये बातें चल रही है कि ये 4-5 लोगों की टीम जो राहुल गांधी के साथ बैठी है यही डिक्टेट नहीं कर सकती और डिक्टेटर बनने की कोशिश करेंगे तो वही स्थिति होगी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी, टीएमसी या फिर बीजू जनता दल की हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।